हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मेंस के हिंदी वाले पेपर के लिए आज इस कड़ी में हम अपठित गद्यांश से संबंधित चर्चा करेंगे। अपठित गद्यांश जो उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा में और समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में, बीईओ की मुख्य परीक्षा में सब में समाहित किया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इसमें नंबर भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, अपठित गद्यांश जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है कि अपठित का मतलब हो गया कि इसको आपने नहीं पढ़ा होगा, अर्थात ऐसा गद्यांश जो परीक्षार्थी ने कभी नहीं पढ़ा होगा या हाल फिलहाल में उसने इसका अध्ययन नहीं किया होगा। जैसे अन्य विषयों में आप सिलेबस का अध्ययन करते हैं, आपको दिया जाता है कि आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना, तो आप उसको पढ़े हुए होते हैं। अपठित गद्यांश में क्या होता है कि उसका नाम ही ऐसा संकेत कर रहा है कि इसको आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये कहीं न्यूज़पेपर के संपादकीय पत्र से उठा के दे दिया जाएगा या फिर किसी साहित्यिक किताब होगी, रचना होगी, उससे उठा कर एक पैराग्राफ रख दिया जाएगा या कहीं से भी मतलब उठा करके एक पैराग्राफ रखा जाएगा। उस पैराग्राफ से संबंधित कुछ शीर्षक चुनना होगा आपको, उसके बाद उसका भावार्थ, सारांश या संक्षेपण करना होगा, उससे जुड़े हुए रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। दोस्तों, ये अपठित गद्यांश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इससे अनजान हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल इसको पढ़े ही नहीं है या इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं है। अपठित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में बताया नहीं जाता कि जैसे रामचरित, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य में अगर देख लिया जाए, अगर मुख्य परीक्षा के सिलेबस देखा जाए तो उसमें लिखा होता है रामचरितमानस पढ़ना है, सुर सरावली पढ़ना है, कबीरदास बीजक पढ़ना है, इस तरह के रचनाएं ले। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बताया नहीं जाता कि आपको कहाँ से पूछा जाएगा। तो ठीक है, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। देखने में तो ये बहुत आसान है, जैसे हम लोग काफ़ी परीक्षार्थी या हम सब ऐसा करते हैं, अरे ये तो बहुत आसान होता है, इसको एग्ज़ाम, जैसे हम लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जब परीक्षाएँ देते थे तो उसमें क्या होता है कि हमें ये लगता है कि इसी में से प्रश्नों को हमें पढ़ करके उत्तर देना होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसकी तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, बहुत आसान होता है, उसी में से उत्तर खोज के देना है। काफ़ी उत्तर उसमें मिल जाते हैं और आसानी से आप कर भी लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उच्चतर स्तर में जाते हैं, ये सिविल सर्विस में आते हैं, इन पर जैसे CSET में भी आपके लिए गद्यांश रखा गया, चाहे वो इंग्लिश का पैसेज हो या हिंदी का पैसेज हो, दोनों में रखा गया है और मुख्य परीक्षा में तो रखा ही गया है स्पेशली। लेकिन जब हम हाई स्कूल इंटर में होते हैं तो उससे और इसके स्तर से काफ़ी अंतर हो जाता है। हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में जो है आपको 10 नंबर का है तो आपको 5-6 नंबर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक एक नंबर इकट्ठा करना है, एक एक नंबर अपने कटने से बचाना है उसको एग्जामिनर के नज़र से, ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। इसलिए यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं और कैसे अपठित गद्यांश को हम अच्छी तरह से पढ़ के उसके सारांश, भावार्थ और संक्षेपण कर सकते हैं, कैसे उसकी व्याख्या कर सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपठित गद्यांश से संबंधित सबसे पहली बात यह है कि इसको सिलेबस में क्यों रखा गया है। अगर हम इस पर चर्चा कर लें कि आखिर इसको अपठित गद्यांश को हमने हाई स्कूल इंटर पढ़ा था, लेकिन इसमें सिलेबस में रखने का क्या मतलब है इसका। दोस्तों, अपठित गद्यांश इसलिए सिलेबस में रखा जाता है मुख्य परीक्षा या अर्थात जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए इसलिए रखा गया है कि प्रशासन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जिसे आप नहीं जानते और अचानक आपके सामने आ जाती हैं। अचानक कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनसे आप पूर्व में परिचित नहीं होते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान आप कैसे निकालते हैं, ये यहाँ से सीखा जाता है। यहाँ से एक परीक्षार्थी को अपठित गद्यांश से एग्जामिनर क्या क्या जांचता है ये हम समझते हैं। पहला क्या है, पहला सबसे ये है
विश्लेषण क्षमता, विश्लेषण क्षमता, तार्किक योग्यता, अवबोध क्षमता, समस्या समाधान, सार रचना, विस्तारीकरण। अर्थात अपठित गद्यांश दे करके आपके इतने गुणों की जांच की जाती है। एक अपठित गद्यांश द्वारा आपके 6 गुणों की जांच की जा सकती है। कैसे, क्या क्या होगा उसमें? आपके विश्लेषण क्षमता की जांच हो जाएगी इस अपठित गद्यांश से। आपकी तार्किक योग्यता कितनी, तार्किक क्षमता कितनी, इसकी जांच की जा सकती है। अवबोध क्षमता कितनी है, किसी चीज को आप कितना ग्रहण करते, कितना उससे समझते हैं, इसकी भी जांच की जाती है। समस्या समाधान, जब कोई समस्या आपके समक्ष रख दी जाए या कोई समस्या आ जाए, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाए तो कैसे उस समस्या से समाधान कर सकते हैं, ये गुण भी आपका यहाँ से परखा जा सकता है। सार रचना, यानी किसी चीज को, जैसे अधिकारियों के पास प्रशासनिक कार्य इतने ज़्यादा होते हैं, उनके पास समय नहीं होता। जैसे आपने सारणीकरण, टेबुलीकरण पढ़ा था, टेबल फॉर्म पढ़ा था हमने, पत्र का सारणीकरण करना, वहाँ भी हमने सारांश के रूप में ही लिखना था। तो इस तरह से क्यों किया था? क्योंकि ये समय नहीं होता प्रशासन में, तो वहाँ पर किसी चीज़ को संक्षिप्त में कैसे बताना है, ये आपकी यहाँ पे इस गुण को भी देखा जा सकता है सारांश के रूप में। विस्तारीकरण, अर्थात जब आपसे भावार्थ पूछा जाए, पल्लवन या इस तरह की जो प्रश्न व्याख्या जो आती है प्रश्नों की, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसमें आपके विस्तार करने की क्षमता को देखा जाता है। तो ये तमाम गुण जो है एक प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए, और उसी की जांच के लिए आपसे यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अपठित गद्यांश केवल एक परीक्षा पैटर्न का हिस्सा नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व की क्षमता को आंकने का एक उपाय है। और यहाँ अगर आप इस पे अगर नियमित अभ्यास करते हैं, नियमित परिश्रम करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व क्षमता, आपके तार्किक गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। और ये आपको केवल परीक्षा पास करने के नहीं, बल्कि जीवन भर जो है आपके लिए ये गुण आपके जीवन में हर समस्या के समाधान के लिए साथ देंगे। तो इसलिए इसको केवल परीक्षा पास करने की दृष्टि से न देख करके एक अपने व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि को देख करके आप इस पर प्रयास करिए, और ताकि ये अच्छे अंक भी मिल जाए आपको और आपके जीवन में समस्याओं के समाधान करने में सुविधा भी हो। तो ये आपसे गुणों की जांच की जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इससे कितने तरह के प्रश्न हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बनाए जाते हैं। तो पीसीएस की अगर हम बात करते हैं, पीसीएस की परीक्षा में, तो इसमें भावार्थ, और संक्षेपण, ये 2 बातें पूछी जाती हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा में भावार्थ और संक्षेपण पूछा जाता है, और आरओ एआरओ की परीक्षा में आपसे सारांश लेखन, ठीक है, सारांश लेखन ये पूछा जाता है। और इसके बाद इन तीनों के साथ साथ शीर्षक का चुनाव करना है आपको, शीर्षक का चुनाव करना है, शीर्षक चयन करना है। फिर इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पीसीएस की परीक्षा में आपसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। संबंधित प्रश्न
यानी ये तमाम तरह के आपके परीक्षा में ये सिलेबस में रखा गया है। अगर पीसीएस के तैयारी में आप हैं तो आपको भावार्थ संक्षेपण लिखना होगा, उसके साथ साथ रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, या फिर प्रश्नों के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसी पाठ्यक्रम संबंधित उसको उस गद्यांश को पढ़ के आपको उसका उत्तर देना होगा। आरओ की परीक्षा में आपसे स्पेशली सारांश लेखन पूछा जाएगा और शीर्षक चयन और रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाएगी। इस तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम इस पर चर्चा करते हैं आगे कि कैसे हम इसको तैयार करें, क्या हम इसमें किस तरह से हम अपनी तैयारी को एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले हम तीनों की परिभाषाएं देख लें, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम तीनों में अंतर करें। जैसे हम क्या होता है कि सारांश और संक्षेपण में अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है। हम सारांश को भी संक्षेपण और सारांश दोनों को एक ही तरह के लिखते हैं, दोनों में हम संक्षिप्त कर देते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा उत्तर पूरा हो गया, सारांश और संक्षेपण एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दो शब्द हैं तो दोनों के कुछ ना कुछ अर्थ होंगे, दोनों के कुछ स्वरूप होंगे, दोनों में अंतर अनिवार्य होगा। तो उससे हम पहले हम समझ लें परिभाषा के साथ, ताकि हमें दिक्कत ना हो कि करना क्या है हमें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भावार्थ। यहाँ भावार्थ लिखते हैं, यहाँ पे हम संक्षेपण लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सारांश। इन तीनों को हम तुलना करके एक इनकी विशेषताओं को समझ लेते हैं कि तीनों में हमें क्या क्या करना होता है, तीनों की परिभाषाएं क्या है, तो हमें सुविधा हो जाएगी समझने में चीज़ों को। अब देखिए भावार्थ, इसका क्या मतलब सीधे सीधे यहाँ पर निकल रहा है अर्थ आपसे, भाव का अर्थ। ठीक है, आपसे एक अपठित गद्यांश दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका भावार्थ लिखिए, अर्थात ये पूरे अपठित गद्यांश का अर्थ नहीं लिखना है आपको। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसका पूरा आपको अर्थ नहीं लिख देना है। क्या लिखना है इसमें, भाव का अर्थ लिखना है। क्लियर हुआ? अर्थात अपठित गद्यांश में जो भाव प्रकट होता है, ठीक है, जो भी भाव उस पैराग्राफ से, उस अपठित गद्यांश से निकल रहा है, आप निकाल सकते हैं, उस भाव का अर्थ हमें देना है संक्षिप्त में। पूरे गद्यांश का अर्थ नहीं लिख देना है हमें क्या करना है कि हमें उस केंद्रीय भाव का अर्थ पकड़ना है कि उसे क्या देना है। अब भावार्थ में क्या होता है, भाव के अर्थ में भाव दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल भाव, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, गौड़ भाव। अब मूल भाव गौड़ भाव क्या होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो रामचरितमानस को ले लीजिए, हमारा लोकप्रिय जनप्रिय महाकाव्य है और हम सब उसके बारे में बहुत अच्छी तरह बचपन से ही जानते हैं और आगे कई युगों तक हम उसको पढ़ते रहेंगे, उससे ईश्वर की आराधना करते रहेंगे। तो रामचरितमानस का मुख्य भाव क्या है आप बता सकते हैं? जैसे रामचरितमानस, इसका मुख्य भाव क्या है? इसका मुख्य भाव और गौड़ भाव। मुख्य भाव में हम क्या देख सकते हैं, इसका जो मुख्य भाव होगा, मुख्य भाव में क्या होगा, ईश्वर भक्ति। ये इसका मुख्य भाव है, ये इसका मुख्य भाव है या मूल भाव इसको कह लीजिए। मेन तो शुरू से लेके अंत तक पूरे रामचरितमानस में ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना, ईश्वर के शरण में जाने की ही बात की गई है। मूल भाव यही है कि ईश्वर की भक्ति। दूसरी भाव, अगर गौड़ भाव की बात करें हम, तो इसमें क्या देख सकते हैं, मातृ पितृ प्रेम, पुत्र प्रेम,
भाई भाई का प्रेम, ठीक है, मित्रता, ये सकारात्मक भाव है। इसके अलावा इसमें जो है नकारात्मक भाव में क्रोध, क्रोध, अहंकार, लालच, शत्रुता, ये सारे भाव भी तो हैं। ये सकारात्मक भाव है, नकारात्मक भाव है। अर्थात रामचरितमानस में ये सारे भाव प्रकट हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है इसमें। लेकिन रामचरितमानस का पूरा एक मूल भाव अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे मूल भाव में क्या बता सकते हैं आप? मातृ पितृ प्रेम नहीं बता सकते, क्योंकि मातृ पितृ प्रेम के साथ साथ भ्रातृ प्रेम भी है, मित्रता भी है, पुत्र का प्रेम भी है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। ये भी केवल, अगर इसकी केवल बात करें, ये भी नहीं हो सकता। भ्रातृत्व प्रेम भी नहीं हो सकता, मित्रता भी नहीं हो सकती, क्रोध भी है, रावण का अहंकार भी है, ये मंदोदरी और ये मंथरा ने जो कैकेयी को दिया था ज्ञान, उसके अंतर्गत लालच भी आ गया, शत्रुता की भाव भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे भाव हैं, तो इन्हें मूल भाव तो सबको बना नहीं जा सकता। लेकिन मूल भाव क्या है? ईश्वर भक्ति, ये रामचरितमानस का मूल भाव है। हमेशा ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति की ही बात की गई है, ठीक है। तो ये गौड़ भाव है। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से हमें जो है किसी भी गद्यांश का, किसी भी अपठित गद्यांश का मूल भाव, केंद्रीय भाव जो है उसको पकड़ना है और उस केंद्रीय भाव की जो है भावों का अर्थ लिखते चले जाना है, ठीक है। और जो गौड़ भाव है वो इसके पूरक के रूप में होंगे। ऐसा नहीं केवल केंद्रीय भाव को हम लिख करके निकल जाएंगे। केंद्रीय भाव को हम सर्वप्रथम केंद्रीय भाव को ही लिखेंगे, सर्वप्रथम मूल भाव को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरक के रूप में, पूरक के रूप में गौड़ भाव की चर्चा करेंगे। अर्थात मूल भाव शुरुआत करेंगे। अगर भावार्थ हम लिखना शुरू करते हैं, मूल केंद्रीय भाव को लिखेंगे, शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम जो है गौड़ भावों को उसकी पूरक के रूप में लिखते चले जाएंगे, तो हमारा एक भावार्थ तैयार हो जाएगा। हम आगे चल के उदाहरण के रूप में देखेंगे कैसे भावार्थ लिखा जाता है। यहाँ पे हम बस परिभाषा और कैसे क्या पकड़ना इसकी बात हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाव में क्या करना, हमें एक केंद्रीय भाव पकड़ना है। केंद्रीय भाव को पकड़ करके उस केंद्रीय भाव के अर्थ को बता देना है। पूरे गद्यांश का अर्थ नहीं बताना, केवल केंद्रीय भाव के अर्थ को समझाना है। ये भावार्थ में होगा। अब भावार्थ में अगर देखा जाए तो भावार्थ की जो है शब्द सीमा कितनी होगी ये भी ध्यान रखना है। तो इसकी शब्द सीमा हम देख सकते हैं, इसकी शब्द सीमा कितनी है? शब्द सीमा इसकी जो है 1/2 भाग है। यानी पूरे मुख्य गद्यांश का 1/2 भाग जो है हमारा भावार्थ लिखना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। मूल भाव को पकड़ना है, शुरुआत उससे करनी है, फिर गौड़ भावों को भी उसके पूरक के रूप में लिखना है, और शब्द सीमा इसकी कितनी होगी? आधा भाग होगी। अब हम इस पे देखते हैं कि संक्षेपण क्या होता है। अगर हम संक्षेपण की बात करें तो संक्षेपण, जैसे इसके नाम से ही संकेत हो रहा है कि संक्षेप, यानी किसी भी बात को संक्षेप में कह देना संक्षेपण है। तो एक अपठित गद्यांश दिया जाता है, या आप इसका प्रशासन के क्षेत्र बहुत महत्व है, क्योंकि प्रत्येक चीज को, पूरे एक नीति को, पूरी योजना को संक्षिप्त में लिखना, उसको बताना, इसके ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। तो संक्षेपण का सीधा सीधा अर्थ यही है कि किसी भी विस्तृत भाव को, विचार को, किसी विस्तृत वाक्यांश को या किसी विस्तृत गद्यांश को हमें संक्षेप में बताना है। इसमें क्या करना है आपको? देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि शब्द सीमा आधी हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संक्षेप में क्या होगा कि इसकी शब्द सीमा क्या हो जाएगी? 1/3, यानी 1/3 भाग इसकी शब्द सीमा होगी। और संक्षेपण में
जो मूल स्वरूप है, यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि संक्षेपण में मूल भौतिक स्वरूप जो है, मूल भौतिक स्वरूप कायम रखना है आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक वाक्यांश दिया हुआ है, ऊपर से जो क्रम बनता हुआ चला आया है नीचे तक, पैराग्राफ का जो क्रम होगा कि ऊपर कौन से लाइन है, कौन से भाव दिए गए हैं, उन भाव में एक तारतम्यता बनी होनी चाहिए। संक्षेपण में, भावार्थ में और सारांश में आप भौतिक स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। आप इसके लिए पूरी छूट है, आप सारांश में और भावार्थ लेखन में, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, सारांश का मतलब क्या हुआ, उसके सार अंश को निकालना है उसमें, और भावार्थ में क्या है, केंद्रीय भाव को निकालना है। तो जब हम इन दोनों को भावों को निकालेंगे, सार अंश को निकालेंगे, तो फिर वहाँ पे जैसे आप गन्ना ले लीजिए, गन्ना में क्या है, अगर आप गन्ना को ऐसे देखते हैं, खड़ा गन्ना एक लेते हैं, अगर गन्ने से अगर हम आपको रस निचोड़ना होगा तो फिर गन्ने का भौतिक स्वरूप बदल जाएगा, भौतिक स्वरूप अब बचा नहीं रहेगा, अब वो रस के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे भौतिक स्वरूप बदल जाता है, यानी कि भावार्थ में और सारांश में भौतिक स्वरूप में बदलाव कर सकते हैं आप, अर्थात ऊपर की बातें नीचे आ सकती है, नीचे की बातें ऊपर आ सकती है, बीच वाला चीज ऊपर उठ के चला सकता है, यानी कि आपको उस पूरे गद्यांश के सारांश को बताना है। अब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पूरी छूट है आपको। भावार्थ में भी आप भाव को बताने के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, केंद्रीय भाव नीचे छुपा हो तो केंद्रीय भाव अगर पैराग्राफ के नीचे होगा गद्यांश के, तो आप उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। तो मतलब आप इन दोनों में क्रम बदल सकते हैं, लेकिन ये जो है संक्षेपण की आत्मा है, संक्षेपण की आत्मा कहा जाता है कि भौतिक स्वरूप जो है संक्षेपण की आत्मा है। इसमें संक्षेपण में क्या करना है, आपको न उसका भाव बताना है, न उसके अर्थ को बताना है, न उसके सार तत्व को बताना है, बस इसमें आपको संक्षेप कर देना है। किसी भी गद्यांश को, किसी भी पत्र को जो भी करना है, उसको संक्षेप में उसके मूल भाव को बरकरार रखते हुए संक्षेपीकरण करना है उसका। तो इसमें आप ध्यान रखें कि इसके भौतिक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं करेंगे आप। जो पैराग्राफ, जो लाइन ऊपर है, जो भाव ऊपर है वो भाव ऊपर ही रहेगा, बीच वाला भाव बीच में रहेगा, नीचे वाला भाव नीचे ही रहेगा। तो इसमें आप जो है भौतिक स्वरूप को कभी भी नहीं चेंज करेंगे संक्षेपण में। अगर आपने यहाँ पे भौतिक स्वरूप को चेंज किया तो समझिए कि फिर आपका उत्तर यही शुरू से ही गड़बड़ हो जाएगा आपकी संक्षेपण। तो संक्षेपण में हमें ध्यान रखना है कि 1/3 होगा और हमेशा जो है मूल भौतिक स्वरूप को बनाए रखना है, इसको बिगाड़ना नहीं। जो क्रम ऊपर चल, इसको हम आगे उदाहरण के रूप में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हम फिलहाल परिभाषाएं देखते हैं। तो संक्षेपण में भौतिक स्वरूप कायम रहेगा, सारांश में और भावार्थ में जो है भौतिक स्वरूप आप बदल सकते हैं। चीज़ों को आपको मूल भाव निकालना है, ऊपर से नीचे आप बदल सकते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शब्द सीमा 1/3 होगी, मूल भौतिक स्वरूप कायम रखेंगे, भाव की तारतम्यता बनी रहेगी, भावों की तारतम्यता बनी रहेगी, यानी कि जो क्रम है, क्रमानुसार ही जो है आपको उसके संक्षेप को क्रम अनुसार बदलना है। यानी इसके भौतिक शरीर को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस संक्षिप्त कर देना है। 100 शब्द हैं तो आपको 30-35 शब्द में लाना है, 90 शब्द हैं तो 30 शब्द में लाना है, 60 है तो 20 शब्द में ले आना है आपको। अर्थात बस छोटा करना है, संक्षेप करना है, मूल क्रम बना रहेगा। इन दोनों में भी संक्षेप करना है, छोटा करना है, मूल भाव निकालने में लेकिन इसमें आपको आधा भाग रखना है। सारांश में क्या करना है कि सारांश में आपको निचोड़ निकालना है। यहाँ पे क्या था, केंद्रीय भाव को पकड़ना है, उस भाव को ही प्रकट कर देना है, ठीक है, भावार्थ में। लेकिन सारांश में क्या है, सार तत्व को निकालना है आपको, सार तत्व को निकालना है, निचोड़ निकालना है। जो भी पैराग्राफ दिया गया उसका निचोड़ क्या है, इससे आपको निकालना है। इसकी शब्द सीमा क्या होगी, इसकी शब्द सीमा भी जो है 1/3 होगी। लेकिन इसके भौतिक शरीर को आप परिवर्तित कर सकते हैं, भौतिक स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं से भी इसके सार तत्व को बताना है, सारांश को बताना है,
और भौतिक स्वरूप में आप परिवर्तन कर सकते हैं। शब्द सीमा 1/3 होगी और इसकी शब्द सीमा भी 1/3 होगी, इसकी शब्द सीमा आधा होगी, 1/2 भाग। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि तीनों में अंतर क्या है। तीनों में क्या अंतर है, एक बार और हम देखते हैं। भावार्थ में केंद्रीय भाव और गौड़ भाव को पहचानना है और उस भाव का अर्थ लिखना है आपको। कभी भी उस पैराग्राफ के ऊपर से नीचे तक अर्थ को नहीं लिखना है। क्या लिखना है हमें, भाव, केंद्रीय भाव के अर्थ को लिखना है, मूल भाव पकड़ना है, गौड़ भाव पकड़ना है। इसके आप शारीरिक भौतिक संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शब्द सीमा 1/2 भाग होगी। संक्षेपण में आप ध्यान रखिएगा, इसकी शब्द सीमा 1/3 भाग होगी, लेकिन भौतिक स्वरूप हमेशा बनाए रखना है। इसके जो ऊपर से नीचे तक क्रम है वो क्रम न टूटने पाए, भाव की तारतम्यता बनी रहे। ये नहीं कि बीच वाले भाव को हटा दें छोटे और वो बीच वाले भाव को कहीं निकाल दे अलग या उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें, आपको सारे भावों को पकड़ना है, सारे तत्वों को पकड़ना है, क्रम बनाए रखना है। इसमें विशेष ध्यान, इसके लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। देखने में ये बहुत संक्षेप है कि संक्षेप करके बस छोड़ देना है, भाव नहीं निकालना है, सारांश नहीं निकालना, लेकिन ये इन दोनों की अपेक्षा काफ़ी कठिन माना जाता है। इसमें विशेष अभ्यास की जरूरत होती है। इसमें बहुत सिंपल है, बस सार तत्व को पकड़ लेना है कि ये मूल गद्यांश जो है कह क्या रहा है, मूल भाव कौन सा प्रकट कर रहा है, उसी को आपको पकड़ना है और उसी को जो है लिख देना है 1/3 भाग में। और भौतिक स्वरूप में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में आप अंतर समझ गए। उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे और इसके अनुसार अभी हम उदाहरण के रूप में जब देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, उसको देखते हैं। अब इनको कैसे आप परीक्षा में कर सकते हैं, उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तीनों का हमने परिभाषा समझ लिया, तीनों का क्या करना है ये भी समझ लिया, कैसे करना है ये अब हम समझते हैं। सावधानियां क्या रखनी है, सावधानियां नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि करना कैसे। तो इन तीनों के विचारों में, ये जो अभी आप हम चर्चा करेंगे, तीनों के बारे में एक ही बात होगी, तीनों को आप पकड़ सकते हैं। करना क्या है, केंद्रीय भाव की पहचान करनी है। केंद्रीय भाव की पहचान नहीं करेंगे तो आप भावार्थ नहीं समझ पाएंगे, सारांश नहीं समझ पाएंगे, संक्षेपण में भी आप किसी मूल भाव को नहीं समझेंगे और दूसरे भाव को मूल बना देंगे, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, मुहावरा, उद्धरण, उदाहरण, इस तरह की जब बात चीजें आएंगी, यानी कि आपको मुहावरा दिया रहेगा, उदाहरण दिया होगा, कोई उद्धरण, कोई स्टेटमेंट होगा, यानी इस तरह के जो चीजें होंगी उसको आपको हटा देना है, इनको हटा देना है। अगर इनको आप नहीं हटाएंगे, कोई मुहावरा दिया होगा, कोई अनावश्यक शब्द होगा, कोई उदाहरण होगा, अगर इन सबको आप लिख देंगे तो आपका जो है सारांश छोटा ही नहीं हो पाएगा, आपका संक्षेपण छोटा हो ही नहीं पाएगा। यानी इन सब चीज़ों को हटा देना है आपको तीनों में, चाहे भावार्थ लिखना हो, सारांश लिखना हो, संक्षेपण, तीनों में इन अनावश्यक वस्तुओं, इन अनावश्यक तत्वों को हटा देना है, तभी आपके भाव छोटे होंगे। तीसरा, मूल शब्दों के पर्याय का प्रयोग।
ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जो आपको गद्यांश में मूल शब्द दिए गए हैं, उन मूल शब्दों को जो है हटा करके उनके पर्याय को लिखना ज़्यादा उचित माना जाता है। जैसे कोई भी चीज़ लिखा हो, कोई भी जो शब्द है उसके कई पर्यायवाची होते हैं, अगर आप मूल शब्द को छोड़ के पर्यायवाची का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और क्योंकि उसको आपको करने का समझ में आएगा कि आपने उसका हूबहू नकल नहीं करना है। अर्थात मूल शब्दों के पर्याय का प्रयोग करना है, नकल नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। समासिक शैली, समासिक शैली का प्रयोग करना है। समास क्या होता है? बड़े शब्दों को संक्षिप्त में बोल देना, ठीक है। मतलब कि समास शैली क्या होती है? बड़े बड़े शब्दों को, बड़े बड़े वाक्य को संक्षिप्त में कर देती है। यहाँ पे समासिक शैली में को सीखने के लिए आपको इस पे बल देना होगा, जो कि आपके सिलेबस में है। अनेक शब्दों के एक शब्द, ये पीसीएस के सिलेबस में मुख्य परीक्षा में भी है, आरओ के मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा दोनों में है। तो इस पे अगर आप ध्यान देते हैं, अर्थात अनेक शब्दों के एक शब्द जो होते हैं, अगर आपने उस पे ध्यान दिया, उसको आपने बढ़िया से पढ़ लिया, तो ये समासिक शैली आपको अच्छी तरह से आएगी प्रयोग करना। छोटे छोटे शब्दों को, अब जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको उदाहरण के रूप में अगर देखें हम, इसको लिख सकते हैं, बिना वेतन के काम करना। अब ये इतना बड़ा वाक्य है, 5 शब्द हैं इसमें, तो बिना वेतन के काम करना, अगर आपको ये पता होगा तो आप इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे अवैतनिक, ठीक है। 5 शब्दों को हटा के आपने एक शब्द का प्रयोग कर लिया यहाँ पे। तो ये गुण जो है आने के लिए आपको ये शब्द, इस पे ध्यान देना होगा। इसको अगर आप फोकस करते हैं, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो ये शैली आपको आसानी से आ जाएगी। और ये शैली आएगी तो आपका संक्षेपण बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका सारांश बहुत अच्छा हो जाएगा, भावार्थ भी अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इस पे फोकस करना होगा, ताकि आपको समासिक शैली का अधिकतम प्रयोग करना सिखा दे। कम से कम शब्दों का प्रयोग करने के लिए इस पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। अगला क्या करना है? सावधानी क्या रखनी है हमें? अगली सावधानी रखनी है, क्या रखना है? उत्तम पुरुष शैली के स्थान पर तृतीय पुरुष का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे कोई गद्यांश मिला, उसका कोई लेखक होता है, वो लेखक अपने अनुसार, जैसे लेखक कहता है कि क्रोध, जैसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, क्रोध मानव स्वभाव का एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, हर मन में पाया जाता है, और यदा कदा वो समय से प्रकट होता रहता है। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यहाँ पे वो मैं, मेरा मानना है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो लेखक हैं। तो इस अपठित गद्यांश में लेखक के जो शब्दावली है उसमें मैं, मेरा, मुझको उत्तम पुरुष शैली होता है। तो उसके स्थान पे, क्योंकि अब आप तीसरे पुरुष के रूप में लिख रहे हैं, तो उसको जो है तृतीय पुरुष शैली में लिखा जाएगा। आप लिख सकते हैं, लेखक का विचार है कि, लेखक का ऐसा मंतव्य है, या इस वाक्य, इस गद्यांश में लेखक द्वारा ये कहा जा रहा है। मतलब आप लेखक के माध्यम से जो भी कहना होगा कहेंगे, वहाँ पे आप अपना मंतव्य नहीं देंगे। तो तृतीय पुरुष शैली का प्रयोग किया जाएगा। और एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, प्रत्यक्ष कथन के स्थान पे परोक्ष कथन, ठीक है। ये
तीनों में ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ये तीनों के लिए अनिवार्य है, चाहे संक्षेपण हो या सारांश हो या भावार्थ हो। प्रत्यक्ष कथन कहा गया है तो उसको आप अप्रत्यक्ष में या परोक्ष में कथन में कह सकते हैं। आपको प्रत्यक्ष कथन को प्रत्यक्ष कथन में नहीं लिखना है, अब उसको अप्रत्यक्ष में बदल देना है। इसके बाद अगली बात क्या है, पूर्वाग्रह रहित, अर्थात जो भी गद्यांश आपको मिलता है वो अपठित होता है और वो किसी लेखक का होता है, उसमें हमें अपने विचारों को या पूर्वाग्रह में हमें जो ज्ञान है, जिससे मान लीजिए शिक्षा के बारे में ज्ञान अगर बात की जाए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अगर इससे रिलेटेड कोई आपको अपठित गद्यांश मिले तो वहाँ पे लेखक का क्या विचार है शिक्षा के प्रति, आपको वही देना है। आप कितना भी अच्छे विचार रखते हो अपने साथ, आपके अच्छे विचार हो किसी विषय के संबंध में, लेकिन वहाँ पे आपको इसका उल्लेख नहीं करना है। वहाँ पे क्या बताना है कि लेखक का क्या विचार है, वहाँ अपना विचार अपना मंतव्य आपको शामिल नहीं करना है। इस बात पे विशेष ध्यान रखिएगा। पूर्वाग्रह रहित यानी हमें क्या आ रहा है, हमें क्या जानकारी है उस विषय के संबंध में जो दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें वहाँ लेखक के बारे में जानना है कि वो क्या कह रहा है, और आप वही लिखेंगे कि लेखक का ये विचार है कि शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। वहाँ अपना विचार आपको नहीं देना है। यानी कि हमेशा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, लेखक के विचार, मंतव्य, उद्देश्य को वरीयता, अर्थात क्योंकि ये पैराग्राफ लेखक का है, गद्यांश लेखक का है, तो हमें लेखक के विचार, मंतव्य, उद्देश्य को वरीयता देनी है। हमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। वो सब कुछ जो भी कहना है आपको लेखक के अनुसार ही कहना है। ठीक है, अब ये सावधानी अगर रखेंगे तो आप बेहतर गद्यांश, अपठित गद्यांश से बेहतर कर सकते हैं, बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है, केंद्रीय भाव को पहचान करनी है तीनों के लिए। मुहावरा, उदाहरण जो भी होगा, स्टेटमेंट होगा, कोई उदाहरण होगा, उद्धरण होगा, कहानी होगी, सब हटा देना है आपको, तभी आप संक्षेपीकरण या सारांश लिख पाएंगे। मूल शब्दों के पर्याय को प्रयोग करना है, अर्थात मूल शब्द हूबहू नहीं उठा लेना है। ऐसा नहीं है कि सारे शब्दों का आप पर्याय बदल दें, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जितने शब्द हैं सबका पर्याय खोजने आप तो नहीं जाएंगे ना। अब पता चला किसी शब्द का पर्याय नहीं आ रहा है तो आप उसके पर्याय को नहीं खोज सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अधिकतम शब्दों के पर्यायवाची शब्द का हम प्रयोग करें, उसके मूल शब्द को हूबहू नकल न करें। ठीक है, समासिक शैली पे आपको काम करना, अगर ये आप सीख गए तो आप बढ़िया कर लेंगे। उत्तम पुरुष शैली के स्थान में तृतीय पुरुष का प्रयोग करना है। प्रत्यक्ष कथन की जगह पर परोक्ष कथन करना है। पूर्वाग्रह रहित होना है। अगर आपको किसी विषय के संबंध में विशेष ज्ञान है तब भी आप अपने ज्ञान को प्रकट वहाँ नहीं करेंगे। वहाँ जो भी ज्ञान होगा गलत होगा, सही होगा, वो लेखक का होगा। लेखक के ज्ञान को ही आपको प्रकट करना है, अपने ज्ञान को नहीं प्रकट, भले कितना भी अच्छा ज्ञान हो उसको नहीं दिखाना है। लेखक के विचार, मंतव्य, उद्देश्य को वरीयता देनी है। अर्थात तो इस तरह से इस पैराग्राफ में, ये अपठित गद्यांश में हमें इतनी सावधानियां बरतनी है। और ये तीनों जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं, भावार्थ, संक्षेपण और सारांश, तीनों के अभ्यास के लिए ये सारी सावधानियां जो भी अभी हमने चर्चा की, इस पर बहुत ज़रूरी है। इसे विशेष ढंग से आप देखें, इसको बार बार पढ़ें, समझें कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे क्या रखना है। इसको समझने के बाद अभ्यास करें तो आपकी शब्द, ये जो अपठित गद्यांश वाली जो समस्या है जिससे आप परेशान होते हैं, देखने में तो सबसे आसान लगता है कि उसी में से देख के लिखना है, लेकिन ये सबसे टफ है, आसान नहीं है, क्योंकि अपठित है, आपके लिए अपरिचित नहीं है और केवल एक पैराग्राफ होता है। पूरा कहानी होती तो आप समझ लेंगे, तुरंत भाव प्रकट कर लेंगे, लेकिन केवल एक पैराग्राफ से भाव प्रकट करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो इस सावधानियां को हमें बरतनी है और इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है, तो आप बेहतर ढंग से अपना कर सकते हैं। एक चीज़ और हम इस पर ध्यान दें कि शीर्षक चयन कैसे करें हम, ये भी तो है।
शीर्षक चयन भी पूछा जाता है आपको, और आपको 3 नंबर देता है। ठीक, तो इस पे हम चर्चा करें शीर्षक का चयन कैसे करना है। शीर्षक चयन, देखिए शीर्षक चयन का सेंस मतलब यहाँ ये हुआ कि जैसे कोई पैराग्राफ उठा के रखा गया, वो पैराग्राफ किसी न किसी अध्याय का होगा, किसी विशेष किताब का होगा, उस अध्याय पे उसका एक विशेष नाम होगा, तो उसी नाम को आपको एक पैराग्राफ पढ़ के उसको चयन करना है कि सटीक चयन या सटीक शीर्षक इस पैराग्राफ का क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें भी सावधानी बरतनी है। इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर थोड़े से सावधानी बरतिए, देखिए आप शीर्षक चयन आराम से कर लेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले केंद्रीय भाव को पकड़ना है, केंद्रीय भाव को पकड़ना है। अब आपने देखा, अभी हमसे पहले चर्चा हमने किया कि केंद्रीय भाव का महत्व तीनों प्रकार के प्रश्नों में है, भावार्थ में भी है, संक्षेपण में भी है और सारांश में भी है। अगर केंद्रीय भाव आप पकड़ नहीं पाएंगे तो न सारांश कर पाएंगे, न संक्षेपण कर पाएंगे, न भावार्थ कर पाएंगे, और अगर तीनों नहीं कर पाएंगे तो आप शीर्षक भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए केंद्रीय भाव को पकड़ना, केंद्रीय भाव को पकड़ना होगा, तभी आप शीर्षक चयन कर पाएंगे। केंद्रीय भाव कैसे पकड़ा जाएगा, इसके पे हम चर्चा करते हैं। केंद्रीय भाव को पकड़ने के लिए पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक कुंजी शब्द, या इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कीवर्ड। ठीक है, आप जब भी पैराग्राफ पढ़ते होंगे या पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा एक कुंजी शब्द मिलेगा। जैसे अगर कोई साहित्य के बारे में कहा, साहित्य समाज के दर्पण है, साहित्य समाज को दिशा दिखाता है, साहित्यकार जो है साहित्य में अपने मूल भाव को प्रकट करता है, अर्थात कहीं ना कहीं आपको साहित्य शब्द सर्वाधिक मिलेगा आपको, वो हमारा कुंजी शब्द कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम बहुलक निकालते हैं, बहुलक में क्या करते हैं, गणित में आपने सांख्यिकी में पढ़ा होगा, बहुलक क्या होता है, जो सर्वाधिक बार आता है वो हमारा बहुलक होता है। ठीक उसी तरह से एक शब्द ऐसा होगा उस पैराग्राफ में, उस अपठित गद्यांश में, जो सर्वाधिक बार प्रकट होगा, कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक घूम फिर के वो सर्वाधिक बार प्रकट होगा। तो आप उस कुंजी शब्द को खोजिए, उसे पकड़िए, उसी से जुड़ा हुआ आपका शीर्षक होगा। हमेशा कुंजी शब्द को पकड़ने की कोशिश करिए। कुंजी शब्द अगर आप पकड़ लेते हैं तो केंद्रीय भाव भी पकड़ लेंगे। अब कुंजी शब्द कहाँ मिलेगा, या तो शुरुआत में ही मिल जाएगा, पहली पंक्ति में ही मिल जाएगा, या फिर दूसरी तीसरी पंक्ति में, या फिर नीचे की लाइन में मिलेगा। ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं आपको कुंजी शब्द मिलेगा ही। ऐसा पैराग्राफ नहीं दिया जाता जहाँ पे कोई कीवर्ड न मिले। तो इस पे हमें ध्यान रखना, कीवर्ड खोजना है, वही कीवर्ड, उस कीवर्ड में कुछ जोड़ करके हम चयन कर लेंगे शीर्षक का, या केवल वो कीवर्ड ही रख देंगे तो वो भी अपना एक प्रकार से चयन हो जाएगा शीर्षक का। इसके बाद तीसरा ध्यान क्या रखना है हमें तीसरी बात का ध्यान ये रखना है कि जब हम केंद्रीय भाव को पकड़ने की कोशिश करें तो केंद्रीय भाव तुरंत नहीं मिल जाएगा। आपको उस पैराग्राफ को क्या करना होगा, कई बार पढ़ना होगा। अगर कई बार आप पढ़ेंगे उसको पैराग्राफ को तो कहीं ना कहीं से आपको अगर कीवर्ड नहीं मिल रहा है तो केंद्रीय भाव मिल जाएगा, उससे जुड़ा हुआ शीर्षक आप बना लेंगे, या कीवर्ड मिल गया तो और अच्छी बात है। तो हम अगर कई बार पढ़ते हैं, मैक्सिमम 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आप पकड़ लेंगे कीवर्ड्स को या केंद्रीय भाव को, वही हमारा शीर्षक होगा। इसके बाद अप्रत्यक्ष भाव। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी कुछ पैराग्राफ ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको न कीवर्ड मिलेगा न जल्दी केंद्रीय भाव का पता चलेगा। कोई बीच का पैराग्राफ उठा लिया जाता है जिसमें केंद्रीय भाव कीवर्ड नहीं मिलेंगे,
वैसे में हमें कुछ अप्रत्यक्ष ढंग से ये संकेत किस तरफ कर रहा है, ये पैराग्राफ जो है किस तरफ संकेत कर रहा है, उस पर हम फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अप्रत्यक्ष रूप से वो केंद्रीय भाव का पता चल जाएगा। तो हम अप्रत्यक्ष, अब अगर ये दोनों बातें अगर नहीं मिल रही हैं, ये कुंजी भाव, कुंजी शब्द और केंद्रीय भाव, तो हमें क्या करना हो कि फिर अप्रत्यक्ष रूप से कोई भाव प्रकट हो रहा है बार बार आपके मन में, जब उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई अप्रत्यक्ष मंतव्य या अप्रत्यक्ष भाव आपके दिमाग में आएगा कि हो ना हो इसी से जुड़ा हुआ है, तो अगर प्रकट होगा तो वो भी आपके लिए शीर्षक का काम कर देगा। तो ये हमें सावधानी रखनी है शीर्षक चयन में कि केंद्रीय भाव को पकड़ना है, केंद्रीय भाव पकड़ लिए तो सीधे सीधे आपको शीर्षक मिल जाएगा। केंद्रीय भाव नहीं मिल रहा है तो केंद्रीय शब्द या कुंजी को पकड़ेंगे, हम उसको पकड़ेंगे तो उससे हमारा जो है बन जाएगा। और अप्रत्यक्ष अगर दोनों नहीं मिल रहे, काफ़ी टफ दिया गया है अपठित गद्यांश, तो हमें अप्रत्यक्ष भाव बार बार पढ़ने पर जिधर संकेत कर रहा है वही जो है आपका होगा, क्या होगा, शीर्षक होगा। ठीक है, शीर्षक में क्या ध्यान रखना है, शीर्षक की जो शब्दावली कितनी होगी, 1 से लेकर 4 शब्द तक, इससे ज़्यादा शीर्षक नहीं होना चाहिए। या तो 1 शब्द में ही हो जाए, या 2 शब्द हो, या 3 शब्द, या अधिकतम 4 शब्द। इससे 4 शब्द से अधिक जो है, इससे ज़्यादा शीर्षक बड़ा नहीं होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आप 4 शब्द से ज़्यादा यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा। अधिकतम शीर्षक 1 या 2 या 3 शब्द में मिल ही जाता, बन जाता है। तो ये हमें सावधानी रखनी है, और इस बातों का हम ध्यान रखते हैं पढ़ते समय वाक्य को, पैराग्राफ को, तो शीर्षक हमें मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी समझ गए होंगे आप कि कैसे शीर्षक पकड़ना है इसको। और जो एक आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या, इसमें जो है आपको पूरी छूट मिलती है। अभी तक जो भी बंदिशें लगी हुई थी ऊपर, वो सारी बंदिशें यहाँ पे हट जाती हैं। बंदिश किस तरह की थी, आपको अपने विचार नहीं जोड़ने हैं, सारे उदाहरण को, कथनों को, मुहावरों को हटा देना है। इसके बाद लेखक के विचारों को वरीयता देनी है। ये तमाम तरह की बंदिशें जो है आपको संक्षेपण के सारांश में लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है आपको वो सारी बंदिशें हटा दी जाती है। यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको व्याख्या लिखनी है, और व्याख्या अपने मूल शब्द से बड़ा होता है। जैसे हम एक अपठित गद्यांश को संक्षेपण लिख रहे हैं, सारांश लिख रहे हैं, तो 1/3 में ला रहे हैं, तो उसी तरह से अगर 3 लाइन की अगर 3 लाइन अगर है आपकी जो रेखांकित अंश है, तो इसको हम 9 लाइन में लिख सकते हैं, 9-10 लाइन में एक से हम व्याख्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी व्याख्या हमेशा आप 3 लाइन 3 गुने या 2 गुने में कर सकते हैं। जो हमें शीर्षक, जो हमें संक्षेपण सारांश में मना किया गया था, वो यहाँ करने की छूट मिलती है। आप व्याख्या को 3 गुना 2 गुना में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कहानी और भाई शब्दावली तो आप प्रयोग कर नहीं सकते, क्योंकि लिमिट है इसकी शब्दों की। तो यहाँ पे रेखांकित अंश के मूल भाव को आप बढ़ा चढ़ा करके आप प्रकट करेंगे, वही हमारी व्याख्या होगी। इसके साथ साथ पुष्टिकरण के लिए, ठीक है, पुष्टिकरण के लिए उदाहरण, कथन, कहानी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो बातें वहाँ से हटा दी गई थी, वहाँ पे, यहाँ पे आप जैसे स्वच्छता को लेकर के कोई पैराग्राफ हो, अगर स्वच्छता को लेकर के कोई पैराग्राफ हो, ठीक है, और उस पैराग्राफ में स्वच्छता के बारे में बात की गई हो, तो अगर इस बात को हम व्याख्या कर रहे हैं और व्याख्या करते करते हम अगर गांधी जी के स्टेटमेंट को उसमें न लाएं, तो स्वच्छता की हमारी व्याख्या अधूरी हो जाएगी। या स्वामी विवेकानंद कोई विचार आपको याद आ रहा है, कोई स्टेटमेंट याद आ रहा है किसी चीज़ से, गरीबी से जुड़ा हुआ, तो आप गरीबी से जुड़ा हुआ और विवेकानंद का स्टेटमेंट याद है, तो आप उसको वहाँ नीचे पुष्टिकरण के लिख करके लिख सकते हैं कि विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था, गांधी जी ने ऐसा कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था, नेहरू जी ने ऐसा कहा था। अर्थात
किसी महान पुरुष के या किसी विशेष घटना से जुड़ा हुआ कोई स्टेटमेंट मिल जाए, आप उस रेखांकित अंश की व्याख्या में, जैसे हम निबंध लिखते हैं तो कोई फैक्ट जो है, जैसे WHO का फैक्ट हुआ, भारत सरकार का फैक्ट हुआ, नीति आयोग का फैक्ट, तो उसमें हम संपुष्टि के लिए डालते हैं, पुष्टि हो जाती है आपके बात की, जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। उसी तरह से उस रेखांकित अंश की व्याख्या करते समय अगर हम किसी बड़े महापुरुष की जो है लाइन को रख देते हैं तो उस रेखांकित अंश की व्याख्या जो है संपुष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वो सब कुछ करने की आपकी छूट है, जो आपके ऊपर जो बंदिश लगाई गई थी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और यहाँ भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप व्याख्या जब आप करेंगे तो लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश, या इसको हम लिख सकते हैं उपर्युक्त पंक्ति में या उपर्युक्त वाक्यांश में लेखक का विचार है कि, हमेशा आप अप्रत्यक्ष कथन में ही उसको जो है अप्रत्यक्ष कथन के रूप में ही करेंगे तृतीय पुरुष शैली में। आप हमेशा व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक का ये विचार है कि इस संदर्भ में, उपर्युक्त वाक्यांश के इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि, खुद नहीं कहेंगे आप, कहाँ हमेशा उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग न करके तृतीय पुरुष शैली का प्रयोग करेंगे और अप्रत्यक्ष कथन का प्रयोग करेंगे। तो ससंदर्भ व्याख्या आप लिखेंगे, ससंदर्भ, यहाँ पे ससंदर्भ व्याख्या लिखेंगे तो और बढ़िया है, ससंदर्भ व्याख्या यहाँ पे लिख सकते हैं आप। और व्याख्या को अच्छी तरह से आप 2 गुना 3 गुना लाइनों में कर सकते हैं और हमेशा अप्रत्यक्ष कथन करेंगे। और अगर कोई विचार आपको प्रकट हो रहा है, कोई कहानी या कोई स्टेटमेंट मिल रहा है तो आप यहाँ पर जरूर लिखिए, उससे आपकी जो है व्याख्या संपुष्ट हो जाएगी, आपकी बातों की पुष्टि हो जाएगी और आपका उत्तर जो है सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके सारे जो है हमने भावार्थ, संक्षेपण और सारांश की परिभाषा देख लिया, शीर्षक कैसे चयन करेंगे इसको देख लिया, और कैसे हम रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे इसे भी हमने समझ लिया। इसके बाद हम अगली क्लास में उदाहरण के रूप में देखेंगे कि तीनों को हम कैसे कर सकते हैं, भावार्थ कैसे लिख सकते हैं, संक्षेपण कैसे लिखेंगे और सारांश कैसे लिखेंगे, शीर्षक चयन कैसे करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।